मेरी मसरूफ़ियत का सामान ये पौधे हैं। इन्हें बीज से शुरू किया था, छोटे छोटे पौधे, फिर बड़े होना शुरू हुए। एक एक पत्ते पे निगाह रखता था, एक एक पत्ता ऐसे लगता था जैसे ईंटें, एक के ऊपर ईंटें, एक के ऊपर एक ईंट रख के बना रहा हूँ। सारा दिन मसरूफ़ रहने के लिए और एक एक्टिविटी और इसके अलावा ये भी बड़ा दिलचस्प मेरे लिए रहा। तन्हा नहीं होता, ये पौधे जैसे मेरे साथी बन गए हैं। इनका सुबह सवेरे जैसे हाल अहवाल पूछता हूँ। दो किस्म की सब्ज़ियाँ मैंने लगाई। एक यहाँ ये ओकरा है, लेडीज़ फिंगर भिंडियाँ। ये तकरीबन अब 12 हफ़्ते की हो गई हैं। इन्होंने 10 हफ़्ते के बाद फल देना शुरू कर दिया था। अब ये तकरीबन 12-13 पौधे हैं। कद इनका अभी भी बढ़ रहा है। ये फ्रूट कर रही हैं, अभी सब्ज़ियाँ दे रही हैं। रोज़ इतनी हो जाती हैं कि मैं एक आध मेहमान आ जाए तो उनके साथ भी रह लूँगा। ये बड़ी दिलचस्प सी सब्ज़ी है। जब तना पैदा होता है तो तकरीबन 9 हफ़्ते तो ये तना बड़ा ही होता रहता है। ज़मीन की साख्त पर मुनहसर है। तकरीबन 4-5-4 1 फुट तक का आराम से चला जाता है और उस वक्त तक कोई फसल नहीं होती। 10वें हफ़्ते में जाके इनको फल लगना शुरू होते, फूल लगना शुरू होते हैं। इसके फूल इस तरह से होते हैं, इसका आगाज़ इस तरह से होता है। ये जैसे ये हमें एक फूल नज़र आ रहा है, बस ये फूल जब गिर जाता है तो फिर इसके साथ इस शक्ल की भिंडी बन जाती है और फिर ये बड़ा होना शुरू हो जाती है। इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो तना है यहाँ से फल नहीं शुरू होता। ये अब कभी भी यहाँ नीचे फल नहीं लगा। फल ऊपर तकरीबन ये 4 फुट का हुआ था तो ऊपर लगना शुरू हुआ। अब मैं फल काटता रहता हूँ और ये ऊपर से ऊपर, जहाँ ऊपर की जगह होती है, ऊपर से ही फूल लगते हैं और फिर ये बड़ा होता रहता है। फल काटता हूँ तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है। ये जगह से ये काटा हुआ है, ये यहाँ से सब्ज़ी काट ली तो फिर ये ऊपर होना शुरू हो गया। अब ये 12-13 पौधे हैं, बड़े हो रहे हैं। ज़ाहिर है इनकी एक हद है बड़ा होने की और मुझे लगता है कि यही इनकी हद है। कुछ अरसा ये फ्रूट करेंगे और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। बस हर पत्ता जो निकलता है तो मुझे पता चलता है कि ये यहाँ भिंडियाँ बड़ी हो रही हैं और ये काफ़ी सारी लगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। अब इन भिंडियों में से कुछ को मैंने तोड़ना छोड़ दिया। मसलन ये जो भिंडी इस वक्त नज़र आ रही है, इनको मैंने, इसके परे भी एक खड़ी है, इसको तोड़ना छोड़ दिया है। वो इसलिए कि भाई मैं इसमें से सोचता हूँ कि जब ये मैच्योर हो जाएगी तो इसी का सीड बनाऊँगा। और फिर चूँकि इस जगह पे एक मखसूस किस्म का मौसम रहता है और हमेशा तकरीबन वही रहता है, तो मेरे जहन में ये आता है कि ये फसल जो है ये इसलिए तो नहीं पैदा होती कि कन्नारा में हमारी बारी है, हम जाके 10 हफ़्ते 12 हफ़्ते वहाँ जिएंगी और उसके बाद कहानी ख़त्म। ये ऐसा नहीं है। ये एक ख़ास मौसम है और वो मौसम चूँकि हर वक्त यहाँ रहता है तो ये मेरे ख़्याल में यहाँ पैदा होती रहेंगी। तो मैं जो है ना बीज रीग्रो कर रहा हूँ और फिर इनके दरमियान में मैं सोचता हूँ यहाँ नीचे फिर से ये ज़मीन है, नीचे फिर से मैं इन बीज को लगा दूँगा। ये ऊपर से एक्सपायर हो जाएंगी, इनको काट दूँगा और फिर नई फसल आना शुरू हो जाएगी। यूँ अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने मेरे हिस्से में रिज़्क़ यहाँ से लिखा है तो इंशाअल्लाह यहाँ से मिलता रहेगा। मुझे भिंडियाँ पसंद हैं और ख़ास तौर पर जब जिस चीज़ की नायाबी होती है वो और भी अच्छी लगती है। तो क्योंकि यहाँ ये मिलती नहीं है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो घर में ये होता था कि फ्रिज से बच्चे पानी डाल के देते थे तब पीता था। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ आ गया है। बस ज़िंदगी है, चला रहे हैं। कोई यहाँ कुक तो नहीं है, क्लीनर नहीं है। बड़ा खुश हूँ जो कुछ हूँ, जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। यकीन करें इस ज़िंदगी का एक और मज़ा है, ये रिटायरमेंट का एक और फेज़ है। अब भिंडियाँ थीं तो फिर सैलड के लिए क्यूकम्बर मुझे बहुत पसंद हैं। यहाँ मिलते हैं, बहुत महंगे हैं, तकरीबन $8-9 तक किलो चले जाते हैं। मैंने ये उगाए, ये भी तकरीबन 8-10 हफ़्ते की उम्र के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। अब मैंने ये भी तकरीबन 12-13 लगाए हुए हैं। ये दूसरी तरफ से अब मैं आ गया हूँ ये मेरा छोटा सा गार्डन बेड है तो इसमें परली साइड पे भिंडियाँ लगाईं। इस साइड से मैंने ये क्यूकम्बर लगाए। अब ये 10 हफ़्ते के हो गए हैं और इन्होंने भी अब फ्रूट करना शुरू कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको फ्रूट लगा हुआ है। अब ये इन्होंने फ्रूट करना शुरू कर दिया है और ये अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बस हेल्दी ईटिंग के लिए मेरे लिए काफ़ी हैं।
माशाल्लाह ये अल्लाह की इनायत है। ये हम देख सकते हैं कि ये बहुत तंदुरुस्त व तवाना ये नज़र आ रहे हैं हमें। ये बहुत सारे, ये इतने तकरीबन 12-13 पौधे हैं। इनमें से ये इतने हो जाते हैं कि मेरे लिए काफ़ी हैं। अब मैं सफाई भी चाहता था कि भाई नीचे ज़मीन जो है वो मुझे साफ़ सुथरी नज़र आए, कि ये ना हो कि इनमें कोई चीज़ ऐसी आके छुपी और मेरे लिए वो परेशानी का सबब बनी। फिर मेरे ही बैक यार्ड में, अब ये बहुत बड़ा बैक यार्ड है हमारा, इसके साइड यार्ड में जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये बैम्बू प्लांट्स लगे हुए थे, कुछ बांस के पौधे। तो ये बुशेस की शक्ल में यहाँ ग्रो हुए हैं। ओनर ने यहाँ से बहुत सारे कटवा के फेंक दिए थे, लेकिन ये फिर ग्रो हो गए हैं, तो मैंने इनका इस्तेमाल किया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे छोटी छोटी डंडियाँ जो ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर से यू की शक्ल में वापस मिल रही हैं। ये मेरा फ्रेम वर्क है इनके लिए। ये देखें, ये पौधे नीचे से ग्रो हो रहे हैं। ये इनके साथ आप देख सकते हैं कि असल में लकड़ी की एक डंडी लगी हुई है, जिसकी सपोर्ट पर ये क्रॉल करते हुए पौधे ऊपर जा रहे हैं। ये जो अब ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर इनके लिए फिर छोटा सा फ्रेम वर्क मौजूद है। ये डंडियां हैं बारीक बारीक, इनके ज़रिए ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक इनको मैं गाइड कर रहा हूँ और ऊपर जा रही हैं। इससे अगर आप ऊपर गई तो फिर ये घूम के नीचे आना शुरू हो जाएंगी। आखिर कुकम्बर का भी मेरी उम्र की तरह एक अंजाम मुकर्रर है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर जब ये ख़त्म होंगे तो फिर मैंने जहन में बना रखा है कि ये मैंने फिर से ये पौधे, ये बीज तैयार किए हुए हैं, बीज डाले हुए हैं करेले के। इसमें तकरीबन 12-14 पौधे हैं। ये 12-14 पौधे ग्रो होंगे तो फिर इस बेड के, फ्लावर बेड के मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इस साइड पे, यानी जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, भिंडियों वाली साइड से। फिर ये करेले जो अगर इन डंडियों पे चढ़ते हुए अगर इस तरफ आ गए तो फिर ये करेले वापस जाना शुरू हो जाएंगे, और भिंडियाँ वापस जाना शुरू हो जाएंगी और करेले ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, हत्ता कि इनके लिए फिर जगह होगी कि ये यू टर्न लेते हुए नीचे आ सकें। और यूँ क्यूकम्बर की फसल जो है ये एक्सपायर होगी तो करेले की फसल शुरू हो जाएगी। बस मसरूफ़ रहता हूँ और ख़ुश होता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। एक दफ़ा मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब से सुना था कि पूछा गया कि सबसे अच्छा सदका जारिया क्या है। कुआं लगवाएं, कोई दरख्त लगाएं, कोई पुल बना दें। तो फरमाया कि भाई सबसे अच्छा सदका जारिया अपनी औलाद की नेक तरबियत करना है। मेरे 3 बेटे हैं, अल्लाह तीनों को लायक करे, किसी से अभी तक कोई गिला नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उनके हाथ बना दिए हैं कि बस आराम से रहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मिलत स्कूल के लिए मेहनत करता हूँ, और बाकी वक्त कोई यहाँ वाकफियत नहीं है अपनी मसरूफियत के लिए। इन सब्ज़ियों के साथ दिल लगाया हुआ है। ये एक पूरी दुनिया है और बड़ी इनसे आस उम्मीद होती है कि ये क्यूकम्बर हैं, इनको फूल लगते थे, गिर जाते थे, समझ नहीं आती थी, मेहनत कर रहा हूँ, फूल लगते हैं, गिर जाते हैं। सुबह उठता एक एक फूल जैसे मेरी गिनती में होता था। सुबह उठता फूल लगा हुआ है, और फिर उसके पीछे ये जो क्यूकम्बर होता है, इसकी एक दिलचस्प चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये अब नज़र आ रहा है, ये क्यूकम्बर का एक बीज है, ये एक पौधा है। ये देखें, ये फूल है और इसके पीछे एक छोटा सा क्यूकम्बर बना हुआ है। ये असल में क्यूकम्बर नहीं है। ये फूल 2 किस्म के होते हैं, एक नर फूल होते हैं, एक मादा फूल होते हैं। जैसे आप ये देखें, ये फूल है, इसके पीछे क्यूकम्बर नहीं बना हुआ, ये नर फूल है। ये दूसरा फूल है, इसके पीछे छोटा सा क्यूकम्बर बना हुआ है, ये इसकी ओवरी है। यहाँ से ये क्यूकम्बर बड़ा होकर बनता है। मेरे क्यूकम्बर लगते थे और गिर जाते थे। बहुत मेहनत करता था, पानी में ख्याल किया, गर्मी सर्दी का ख्याल किया, ऊपर से ढांप देता था। एक फूल जो है वो लगता ज़रा बड़ा होता, मेरी बड़ी उम्मीद उससे बनती, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, आखिर में वो गिर जाता। बहुत अफसोस होता है। ऐसे यकीन करें जैसे कोई कारोबार में नुकसान हो गया हो, ऐसे लगता था। तो बस फिर इंटरनेट से पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि भाई और भी चीज़ें मैं डालता रहा, लेकिन इवेंचुअली जो है NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, इसका एक ख़ास मिक्सचर है,
وہ لکھتے تھے انٹرنیٹ والے، وہ میں نے ڈالا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. میں مایوس ہونا شروع ہو گیا. افسوس بہت ہوا اپنی محنت کا کہ یار اتنے بڑے کرولرز کا مجھے کیا فائدہ جب انہوں نے پھول نہیں دینے، پھول لگتے ہیں پھل نہیں دینا. جو ہی کوئی پھول گرتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا. لیکن وہ NPK ڈالی، 10 ہفتے بعد یہ فروٹ جو ہے وہ ایسی شکل میں آنا شروع ہو گیا جیسے یہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے. یہ سائڈ سے ایک سیکنڈ، یہ والے جب یہ اس شکل میں پہنچ گیا تو پھر میری ہمت بندنا شروع ہو گئی. اب تو پھر یہ روز اللہ تعالیٰ نے گھر کی سبزی بنا دی ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا فلاور بیڈ ہے اور یہی میری مصروفیت ہے. میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے اور ہم کتنے ناشکرے بندے ہیں. اس میں سے 2 باتیں میں نے سیکھی ہیں اس چھوٹے سے فلاور بیڈ میں سے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے سے فلاور بیڈ پر لوگوں کی مربوں کے حساب سے زمینیں ہوتی ہیں اور وہ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، پوری نہیں ہوتی. 1 ہو تو 2، 2 ہوں تو 10، 10 ہوں تو 50. اتنی جائیدادیں ہیں کہ ان کو خود پتہ ہی نہیں کہ کتنی زمین ہے، صبر نہیں آتا. پھر یہ دیکھیں میرا فلاور بیڈ چھوٹا سا، ہارڈلی کوئی 30 فٹ چوڑی جگہ ہے. یہ 4-5 فٹ 30 فٹ لمبی اور 4 فٹ 5 فٹ چوڑی زیادہ سے زیادہ جگہ ہوگی. میں اس پہ بہت مطمئن ہوں. میری کھانے پینے کی ضروریات اسی میں سے پوری ہو رہی ہیں. میں روز کی سبزی کھاؤں، روز کی سیلڈ کھاؤں، میرے یہیں سے نکلتے ہیں. سوچتا یہ ہوں کہ اگر انسان مطمئن ہونے پہ نہ آئے تو 10 مربے 50 مربے 100 مربے زمین بھی آپ کو ناشکرا ہی رکھتے ہیں. اگر آپ شکر کرنے پہ آئیں تو یہ 20-30 فٹ جگہ، اور میں بہت مطمئن ہوں. اللہ کرنے پہ آئے تو یقین کریں میرے لیے یہ پوری ایک سٹیٹ ہے. یہ 10-12 پودے پوری ایک سٹیٹ ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے اس سے سبزی صرف چاہیے اور وہ مجھے اس سے ملتی ہے. ایک تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ قناعت کرنا چاہیں تو بہت تھوڑے سی چیز پہ بھی قناعت کر سکتے ہیں. دوسری چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ جب یہ پودے خاص طور پر کیوکمبر، یہ پھول لگ رہے تھے لیکن ان کے نہیں ہو رہا تھا، کیوکمبر نہیں لگ رہے تھے، میں بہت پریشان ہوتا تھا. میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ پودا بڑا ہو گیا، اس کے بڑے ہونے کا فائدہ کیا کہ اگر اس نے پھل نہیں دینا. روز آ کے اس کو پتا بائی پتا دیکھتا تھا اور پریشان ہوتا تھا کہ کیا ہوا اس محنت کا. ذہن کو ایک سبق ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. میرے جیسے انسان کو اس نے ایک نارمل انسان بنایا ہے، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، کان سننے کے لیے، سب کچھ نارمل انسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، نیک اولاد دے رکھی ہے، پریشانیوں سے بچا رکھا ہے. تو میرے خالق نے مجھ سے میرے ذمہ کوئی چیزیں بھی لگا رکھی ہیں. جب میں وہ چیزیں نہیں پوری کرتا ہوں گا تو وہ کس قدر سرکشی کہلائے گی یہ. اور اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دیتا ہے بندوں کو، اسی لیے اللہ کو رحیم کہتے ہیں. اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو جو عنایتیں دے رکھی ہیں، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمیں ان پر شکر کرنے والا، شکر گزار بندہ بنا دے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دوستو، جیسے ہم ہر چیز پلان کرتے ہیں، گھر بنانے لگتے ہیں تو ہم پلان کرتے ہیں کہ اینٹیں کہاں سے لائیں گے، لکڑیاں کہاں سے آئیں گی، رکھوالی کون کرے گا، پلمبر کہاں سے آئے گا، الیکٹریشین کا کیسے بندوبست ہوگا. اسی طریقے سے جب آپ کی عمر، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر 60 سال کی عمر تک لے جائے تو ریٹائرمنٹ کو پلان کریں. جو بندہ ساری زندگی کام کرتا رہا ہو، فارغ رہنا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اب آپ پلان کر لیں. مصروف رہنے کے لیے اپنے مطلب کی مصروفیت تلاش کرنا، یہ پلان کرنے کا ایک کام ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت خوش ہوں. میں اللہ کرتا ہوں، اپنی عاقبت درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چیریٹی پروجیکٹ ملت اسکول بنا رکھا ہے، بہت سارا ٹائم دیتا ہوں اس کو. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شغل پیدا کر رکھا ہے. بس میں خوش ہوتا ہوں ان پودوں کو دیکھ کے. یہ گرو ہوتے ہیں، قیمت کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی اس میں سے کوئی آمدنی ہونی ہے، لیکن بس خوشی کا ایک معیار ہوتا ہے نا. میرے لیے یہی معیار ہے کہ میں بہت خوش ہوں. اور آخر میں، سب سے آخر میں،
اور سب سے پہلے بھی یہی، سب سے آخر میں بھی اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے نیک اولاد عطا کی ہے، اور صحت مند ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، چلتا پھرتا بھاگتا ہنستا دوڑتا ہوں۔ اس کے باوجود اللہ نے زندگی میں ہی موقع دیا ہے کہ بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔